एक आदमी जो कि सुबह सुबह अपने ही घर के बाहर अपने 2 बच्चों के साथ बैठा होता है, तभी उसके दरवाजे एक एम्बुलेंस आके रुकती है। और जब एम्बुलेंस आके रुकती है तो वो आदमी उठ के खड़ा होता है और उस ड्राइवर से पूछता है कि ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रुकी है। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है उस आदमी से कहता है कि ऐसा है कि क्या तुम्हारा नाम दशरथ है। इसके बाद वो आदमी कहता है कि हाँ। तो जो ड्राइवर होता है एम्बुलेंस का, वो कहता है कि इसमें तुम्हारी पत्नी का शव पड़ा है, उसको उतार लो। जैसे ही वो व्यक्ति ये बात सुनता है, वो कांपने लगता है और रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज को सुन के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वहां इकट्ठा होते हैं। और जब उनको भी ये पता चलता है कि इसमें दरअसल दशरथ की पत्नी का शव है, तो वो भी लोग अवाक हो जाते हैं, वो भी लोग निशब्द हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दशरथ है इसकी पत्नी लगभग 6 महीने पहले गुमशुदा थी। आखिरकार वो कहाँ गई थी और 6 महीने के बाद उसका शव क्यों गांव पे वापस आया। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है इसके क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद परेशान कर देने वाली है। क्योंकि आजकल के समय में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जा रही है जिसको सुनने के बाद दिमाग सुन्न सा हो जाता है और सोचने समझने पे मजबूर हो जाता है कि क्या लोग ऐसे भी होते हैं। तो घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन होंगे, जितने भी हमारे दोस्त मित्र होंगे, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। और दरअसल अगर जो बात करूं तो अगर जो कुछ आवाजें आप लोगों को आ रही होगी, तो इस समय आप लोग तो जान रहे हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है। लोग हमारे पड़ोस में ही एक जो एक शादी का फंक्शन है, वहां पे धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। और किसी के भी घर अगर जो किसी धार्मिक प्रोग्राम का फंक्शन हो तो कोई रोक टोक कर नहीं सकता। इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर जो कुछ ऐसी आवाजें जाए तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल भिंड जिला, इसी भिंड जिला का एक छोटा सा गांव, और इसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति दशरथ, जिसका जो है कि उसके परिवार में उसकी माँ बाप के अलावा जो है कि दशरथ, और साल 2016 में दशरथ की शादी दरअसल एक रीना नाम की लड़की से होती। रीना जितने ही देखने में सुंदर, जितनी ही खूबसूरत, उतने ही चंचल स्वभाव की। जैसे ही दशरथ की शादी रीना से होती है, दशरथ भी अपने आप को बड़ा ही अच्छा व्यक्ति समझता कि हमारी शादी एक जो कि इतनी खूबसूरत लड़की जिसकी कभी मैंने कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल जो दशरथ होता है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो गांव पे ही रह के मेहनत मजदूरी करता है और खेती बाड़ी का काम संभालता है, जिससे कि उसके परिवार का गुजर बसर हो जाए। समय धीरे धीरे गुजरता है और दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही होती है। जो दशरथ होता है, अब जैसे ही 1 साल का वक्त गुजरता है, अब दशरथ की जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि दशरथ के घर एक रीना को बेटी होती है। और जैसे ही दशरथ के घर एक बेटी का जन्म होता है, दशरथ की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दशरथ अभी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतने काम करने से होगा नहीं, मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसलिए अब दशरथ ज्यादातर खेतों पे ही अपना टाइम देता, ज्यादातर खेती में ही अपने मन को लगाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थी। और होता भी ऐसे ही, शादीशुदा जिंदगी किसी की भी, कुछ समय तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं, अच्छा समय गुजारते हैं। बाकी जैसे ही जिम्मेदारियां बढ़ती, पति हो या पत्नी, अगर जो पति वर्क में है तो पति को भी घर से बाहर रहना पड़ता है, पत्नी अगर जो वर्क में है तो पत्नी को घर से बाहर रहना पड़ता है। बस इसी बीच दोनों में कुछ दूरियां बढ़ जाती है, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब यही हाल रीना के साथ भी होता है। अब दशरथ ज्यादा खेतों पे रहता है, इधर जो रीना है वो अकेली रहती है। अब रीना अकेली रहती, मोबाइल का सहारा लेती,
बाकी रीना को एक गंदी लत लगती है, जिसमें कि वो पोर्न मूवी देखने लगती है, वीडियो देखने लगती है अब यहीं से, जो कि वो ज्यादातर समय से मूवी को देखने में लगाती है और ज्यादा समय मोबाइल पे लगाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लगभग 1 साल का वह और वक्त गुजरता है, और जैसे ही 1 साल बीतता है फिर से रीना एक बार दोबारा से मां बनती है और इस बार वो एक बेटे को जन्म देती है। अब यहां से जो दशरथ है, समाज को देखते हुए वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब हमारी जिम्मेदारियां तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही और कम कमाई है, खर्च ज्यादा है। अब इसी टेंशन में वो ज्यादातर खेत पे रहता है और टेंशन के मारे इंसान काम करता है तो जल्दी थक जाता है, और जब घर आता है शाम को खाना खाता है जल्दी सो जाता है। रीना उसको देख के सोचती कि जो प्यार मैं शुरू शुरू में आई थी, जो मुझे दशरथ करता था, अब वो कर नहीं रहा। इस बात से वो बड़ा ही उदास रहती। धीरे धीरे समय गुजरता है और जैसे कुछ समय गुजरता है, इस दशरथ का एक भांज सर्वेश, जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल रहती है, जब सर्वेश अपने मामा के घर आता तो अपनी मामी की खूबसूरती को देख के वो अपनी मामी पे लट्टू रहता, मामी के इर्द गिर्द घूमता रहता, और इधर जो रीना रहती वो भी इस सर्वेश से अक्सर हंसी मजाक किया करती। बाकी ये हंसी मजाक एक दिन एक अनैतिक रिश्ते में तब्दील होता है। ये जो सर्वेश अपनी मामी से कुछ मजाक कर ही रहा होता है कि जो उसकी मामी रीना होती है सर्वेश के नजदीक आती है और अपने ही घर के भीतर इस सर्वेश से शारीरिक संबंध बनाती है। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, समय गुजर रहा था। अब लगातार ऐसे होता रहता है। सर्वेश को जब भी टाइम मिलता है तो अपने मामी के घर आता, अपने मामा के घर आता और मामी से इस अनैतिक रिश्ते को आगे बढ़ा रहा था। समय गुजर रहा था। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, सर्वेश एक दिन इस रीना से कहता है कि दरअसल मुझे घर रहने से अब काम नहीं चल पाएगा, इसलिए मुझे काम धाम के तलाश में घर से बाहर जाना हो, और कहता है कि मुझे ग्वालियर जाना है। इस पे रीना उस दिन तो कुछ कहती नहीं है। बाकी जैसे ही सर्वेश ग्वालियर जाता है, अब 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है। ये जो रीना है कहीं ना कहीं अब सर्वेश को सोच सोच के परेशान हो जाती है, क्योंकि जब भी वो चाहती सर्वेश को बुलाती और सर्वेश के साथ जो उसकी खुशियां उसको जीती उसको पूरा करती। बाकी अब सर्वेश के जाने के बाद उसको सर्वेश की चिंता सताने लगती है, सर्वेश की याद सताने लगती है। सर्वेश को बार बार फोन करती है, सर्वेश से कहती कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे पास रहना है। सर्वेश कहता कि यह संभव नहीं है, कैसे तुम मेरे पास रहोगी, मामा क्या तुम्हें मेरे साथ रहने देंगे? तो मामा से पूछ लो। वो कहती कि क्या तुम्हारे मामा ऐसा होने देंगे? और एक दिन इस सर्वेश से रीना कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही, और घर से ना सर्वेश से कुछ कहती है और ना ही अपने बच्चों की चिंता करती है। वो सीधे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करती है और ग्वालियर पहुंच जाती है। इधर तो वो ग्वालियर पहुंचती है। बाकी जैसे ही सर्वेश शाम के समय खेतों पर से वापस आता है तो रीना को पुकारता है। रीना घर में नहीं, बच्चे रो रहे हैं। अब इसमें जो दशरथ है बड़ा उदास होता है, साथ ही अपने कई रिलेशन में फोन करता है कि क्या पता कहीं रिलेशन में ही रीना गई हो। बाकी कहीं अता पता नहीं लगता, आस पड़ोस भी ढूंढ लेता है। अब 2-3 दिन का समय गुजर जाता है। उस मोहल्ले के सभी लोग ये कहते हैं कि तुम्हें इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। दशरथ अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने नजदीकी थाने में पहुंचता है, अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। बाकी पुलिस वाले इस पे कुछ खास काम नहीं करते। कहते हैं कि अगर जो समय रहते प्रशासन साथ दे, प्रशासन अगर जो मदद करे तो कठिन से कठिन काम संभव हो जाता है, पर अगर जो समय से साथ न दे और समय से किसी केस पे काम ना करे तो केस उलझ के रह जाता है। अब ऐसा ही होता है। ये जो दशरथ अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट तो दर्ज करा देता है। बाकी 2-4 दिन तो पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, नंबर स्विच ऑफ आता है। पुलिस भी यहाँ बंद जो कि चुप हो जाती है, इस मामले को बंद कर देती है। दशरथ भी उदास होकर अपने 2 बच्चों के साथ गुजर बसर करने लगता है। समय गुजरने लगता है। जैसे ही कुछ समय गुजरता है, अबे जो कि सर्वे सब बिल्कुल उदास सा हो जाता है। और मैं बात करूं
साल 2024 फरवरी का महीना, वो बाहर बैठ के अपने दोनों बच्चों के साथ सुबह सुबह के वक्त ब्रश कर रहा होता है, तभी उसके दरवाजे एक एम्बुलेंस आके रुकती है। और जब एम्बुलेंस आके रुकती है तो दशरथ खड़ा होकर उस एम्बुलेंस वाले से पूछता है कि एम्बुलेंस मेरे दरवाजे क्यों रुकी। जो एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है वो कहता है कि दरअसल क्या तुम्हारा नाम दशरथ है? तो दशरथ कहता है कि हाँ। तो कहता है कि इसमें तुम्हारी पत्नी का शव पड़ा है, उसे उतार। जैसे ही दशरथ ये बात सुनता है, पछाड़ खा के गिर जाता है, रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुन के सुबह सुबह का वक्त होता है, सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल के अपने कोई काम पे जा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। जैसे उसकी आवाज को सुनते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। जब पता चलता है कि उसमें दशरथ की पत्नी का शव है, तो सभी लोग चौक से जाते हैं। उसी में से कोई पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस की एक टीम आती है। और जैसे ही पुलिस की टीम आती है, इस दशरथ से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी 6 महीने के बाद वो भी मृत अवस्था में आई, तो कोई ऐसा दुश्मन जो कि तुम्हारी पत्नी को मार सकता हो, नुकसान पहुंचा सकता हो, तुम्हें परेशान करना चाहता है? दशरथ कहता है कि मेरे पास रुपए पैसे तो है नहीं, और किसी जमीनी विवाद का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा जमीन भी नहीं है, छोटी सी जमीन है। और जहां तक स्वभाव की बात रही तो सारे गांव वाले कहते हैं कि दशरथ जैसा व्यक्ति इस गांव में पूरे है ही नहीं। दशरथ बहुत सीधा साधा सज्जन व्यक्ति है। अब जब ये मामला निकल के सामने आता है कि दशरथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता, तो पुलिस वाले अब वहां आ गए रहते हैं, तो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और साथ ही अब इस दशरथ की पत्नी रीना, इसकी कॉल डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं। कॉल डिटेल आती है तो एक व्यक्ति जिसका नाम सर्वेश का नाम सामने आता है, क्योंकि सर्वेश से घंटों घंटों बात होती थी, पुराने नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती। अब जब ऐसा मामला सामने आता है तो सर्वेश का नाम दशरथ जैसे सुनता है, कहता है कि ये तो मेरा भांजा है और सीधा साधा है, तो ग्वालियर में रहता है, इसमें इसका कोई हाथ ही नहीं हो सकता। बाकी पुलिस वालों के पास कॉल डिटेल थी जिसपे घंटों घंटों बात हुआ करती थी। अब पुलिस वालों को इस सर्वेश को पकड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। और जैसे ही 2 दिनों का वक्त गुजरता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि दरअसल इसकी नेचुरल मौत नहीं है, इसका जो कि दम घुटने से मौत हुई है, और इसका किसी ने गला दबा के किसी ने हत्या की। अब पुलिस यहां से जो कि एक्शन में आती है और इस मामले को गंभीरता से लेती है और सर्वेश को उठाती है। और जब सर्वेश को उठाती है ग्वालियर पुलिस की मदद से, तो बिना जोर जबरदस्ती के जो सर्वेश है वो कबूलता है कि हाँ, मेरे संबंध मामी से जरूर थे, बाकी मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। मामी मेरे पास आई भी थी और 1 महीना मेरे साथ बतौर पति पत्नी की तरह रही भी है। जब पुलिस को ये बात बताया तो बार बार एक ही बात को बताने पे पुलिस को भी सर्वेश पे भरोसा हो जाता है कि शायद सर्वेश सही कह रहा है। सर्वेश के साथ कुछ ऐसा नहीं करती, सर्वेश को छोड़ देती है। साथ ही अब जो ये मोबाइल है जिसमें बार बार सिम चेंज हो रही थी, अब इस मोबाइल के ऑन होने का इंतजार करने लगती है, क्योंकि ये जो रीना रहती है इसके पास इसकी मोबाइल मिलती नहीं। 15-20 दिन का वक्त गुजर जाता है और जैसे ही मोबाइल में सिम लगती है, एक्टिव होती है मोबाइल, लोकेशन बताने लगती है। और जब लोकेशन बताने लगती है तो ग्वालियर पुलिस सीधे एक व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसका नाम इकबाल होता है। इकबाल जो कि पेशे से ऑटो चालक होता है। और जब पुलिस इकबाल को पकड़ती है तो पहले तो इकबाल इधर उधर घुमाता है, बाकी जैसे ही वो अपने गुनाह को कबूल करता है, एक ऐसी खौफनाक कहानी बताता है जिससे सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता है। दरअसल जब सर्वेश के पास रीना जाती है तो कुछ दिनों तक तो सर्वेश के साथ वो बढ़िया से रहती है। सर्वेश भी अपनी मामी के साथ अच्छे से रहता है, बिल्कुल पति पत्नी की तरह उसके हर खुशी का ध्यान रखता है। बाकी जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है, अब किराए का रूम और खर्च चलाना शहर में मुश्किल, वो काम पे ज्यादा ध्यान देने लगता है। तो रीना को अब ये लगता है कि इसके साथ रहना ठीक नहीं होगा। अब यही उसकी मुलाकात इकबाल से होती है। जब भी उसको मार्केट जाना होता है, बाजार करने जाना होता है,
तो इसी ऑटो से जाती है। इसकी मुलाकात अब इकबाल से होती है। इकबाल देखने में स्मार्ट, एक 25 साल का नौजवान, और साथ ही ऑटो से अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। जब रीना पूछती है कितने रुपए कमा लेते हो, तो कहता है कि दिन के 1000-2000 आराम से कमा लेता। अब रीना कहीं ना कहीं ये सोचती है कि क्यों ना इसके साथ चला जाए। अब एक दिन बिना सर्वेश को बताए वो इकबाल के साथ चली जाती है। अब इकबाल इस जो कि रीना को एक किराए के रूम पे रखता है, और साथ ही इसके साथ अब एक तरह से मानिए तो दिल लगी करने लगता है, इसके साथ गुलछर्रे उड़ाने लगता है, समय गुजरने लगता है। बाकी एक दिन एक अपने दोस्त से बात शेयर करता है, और वो कहता है कि ऐसा कि मेरे हाथ एक ऐसी औरत लगी है जो देखने में बेहद खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, बेहद हसीन है, और वो 2 बच्चों की माँ है, पर देखने में ऐसा नहीं लगता कि वो 2 बच्चों की माँ है। उस अपने दोस्त को भी लाता है, और जब उसका दोस्त हुमैर जिसका नाम रहता है वो आता है, तो वो भी देखते ही देखते रीना का दीवाना हो जाता है। अब रीना को इधर पॉर्न वीडियो देखने की आदत, गंदी फिल्में देखने की आदत। अब जैसे ही इकबाल अपने इस दोस्त से संबंध बनाने के लिए रीना को कहता है, रीना भी तैयार हो जाती है। अब इन दोनों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगती है, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी ये जो इकबाल है, प्यार तो उससे करता नहीं था, बस उसके जो कि फायदा उठा रहा था, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था। और रीना को ये बात समझ में आ नहीं रही थी। रीना को तो अभी गंदी फिल्मों की लत, ऊपर से अलग अलग मर्दों के साथ ऐसा करना उसकी आदत हो चुकी थी, समय गुजरते रहता है। एक दिन जो इकबाल अपने कई दोस्तों से ये बात कहता है कि मेरे हाथ एक ऐसी औरत लगी जो कि देखने में बेहद हसीन है, बेहद खूबसूरत है, तुम लोग भी चाहो तो उसके साथ ऐसा कर सकते हो। इसके बाद एक दिन वो देर रात पार्टी करता है, जिसमें कि सभी 10 से 12 लोग होते हैं, दारू पीते हैं। और जैसे ही दारू पीते हैं, पहले तो इकबाल, इसके बाद हुमैर, और इसके बाद बारी बारी से वो 10-12 लोग इस रीना के साथ बिना उसके मर्जी के उसका रेप करना शुरू करते हैं। और उनको नशे में ये तक पता नहीं होता है कि ये भी एक इंसान है, मशीन तो है नहीं। अब लगातार ये 10 से 12 लोग उसका रेप करते रहते हैं। इसी बीच जब उसको तकलीफ होने लगती है, चीखने की कोशिश करती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। जी को इकबाल है, इसको गुस्सा आता है और उसके गले को दबाने लगता है, और इतनी देर तक दबाता है कि जब तक उसकी मौत ना हो जाए। अब जैसे ही उनका नशा टूटता है, भोर का समय, पता चलता है कि ये तो मर गई। अब ये सभी सोचते हैं कि अब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तब ये प्लान बनाते हैं और एक सुनसान इलाके में रीना की डेड बॉडी को ले जाके फेंक देते हैं। फरवरी का महीना, साल 2024। अब जैसे ही सुबह का वक्त होता है, एक मारवाड़ी जो कि उसी इलाके से टहलते हुए जा रहा था, तभी उसकी नजर रोड के किनारे पड़ती, जिसमें कि वो देखता कि एक औरत पड़ी। वो तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है, उस एम्बुलेंस में उस औरत को डालता है जिसका नाम रीना होता है। हॉस्पिटल पहुंचता है, और जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो जो हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं कहते हैं कि दरअसल हॉस्पिटल आने से पहले मर चुकी है। अब मारवाड़ी बेहद परेशान, साथ ही उसके बगल में उसका पर्स भी मिलता है, उसमें से आईडी कार्ड खोजा जाता है, संजोग बस मिल भी जाता है। अब जब मिलता है तो पता चलता है कि ये भिंड जिले की रहने वाली है, इसके पति का नाम दशरथ। बाकी अब भिंड जिले में खोजे तो खोजे कैसे, तभी संयोग बस कहते हैं कि ऊपर वाले भी कभी कभी ऐसा खेल करते हैं कि उनके खेल को कोई समझ नहीं पाता है। वहीं एक भिंड जिले का ही रहने वाला एक व्यक्ति मिलता है, कहता है कि मैं तो इसे जान रहा हूँ, ये दशरथ की पत्नी। अब उसी की मदद से मारवाड़ी जो है इस डेड बॉडी को उस एम्बुलेंस वाले को पैसा देता है, कहते हैं इस पते पे पहुंचा दो। एम्बुलेंस वाला लेके जाता है, और जैसे ही एम्बुलेंस वाला लेके जाता है, वहां लोगों का मजमा लगता है, पुलिस वाले आते हैं और इस केस को गंभीरता से लेते हैं। और जब इन सब बातों को इकबाल ने कबूला तो वाकई पुलिस भी हैरान थी, पुलिस भी चौंक गई। और इसी के इकबालिया कबूलनामे के हिसाब से इन 10 से 12 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, अगले दिन जिला अदालत पेश करती है और इनको जेल भेज दिया जाता है। अभी तो यह मामला कोर्ट में चल रहा है, अब देखिए इनको कौन सी सजा मिलेगी। बाकी इस घटना को सुनने के बाद ये समझ में आता है
कि ज्यादा गलती इसमें अगर जो किसी की है तो है रीना की, क्योंकि दशरथ बिल्कुल सीधा साधा अपने 2 बच्चों को लेकर किसी तरह गुजर बसर कर रहा था। बाकी रीना ने यहाँ जो किया वाकई औरत जाति के नाम पे एक भद्दा मजाक है, एक शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें रीना की कितनी गलती है और इन 10 से 12 जो आरोपी इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए। और जहां तक बात रहे इस रीना की, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैंने एक मुहिम की शुरुआत की है, तो मुझे ये लगता है कि इस जो भी मैं कहानी सुनाती हूं उसके अंत में आप लोगों का नाम भी लिया जाए कि जो हमारे सब्सक्राइबर वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप कहां से हैं। तो इसलिए अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम भी जरूर साझा किया करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं हर कहानी के अंत में आप लोगों का नाम, आप लोगों के जिले का नाम, आप लोगों के कस्बे मोहल्ले का नाम मैं बोल सकूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।